नमस्कार दोस्तों, ताज़ा टीवी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया EIRC के प्रयास से इस 5 दिवसीय श्रृंखला जीएसटी में डीजी में आप सभी का स्वागत है। इस प्रयास में जो सहयोगी संस्था हैं वो है एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड फाइल इट इंडिया। पिछले 3 दिनों में हमने चर्चा की जीएसटी कंप्लायंस के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट के ऊपर के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि जीएसटी एनुअल रिटर्न सभी की ड्यू डेट अब तक जो एक्सटेंशन मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसके हिसाब से 31 अगस्त लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की और जीएसटी ऑडिट फाइल करने की। जो भी इंडिविजुअल या एंटिटी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उन सभी को जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, सिवाय कुछ एक रजिस्टर्ड एंटिटी को छोड़कर। 2 अलग अलग फॉर्म हैं। एनुअल रिटर्न के लिए जीएसटी 9 फाइल करनी होगी और जिनको जीएसटी ऑडिट करानी है उनको फॉर्म 9C फाइल करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी का आज के विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं सीए अंशुमा रस्तोगी, सीए शुभम खेतान, सीए बीरेंद्र गोयल और मैं सीए पीडी रुंगटा, आपका संचालक। आप सभी कलकत्ता के जाने माने जीएसटी के विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत। तो आइए शुरू करें आज के पहले प्रश्न से। बीरेंद्र जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने अपनी मंथली रिटर्न कोई नहीं दी है या पूरे साल 17-18 में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी है या कोई एक रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो एनुअल रिटर्न में फाइल कर सकता हूं क्या? ताज़ा टीवी के सभी दर्शकों को अभिनंदन करता हूं। जीएसटी में 2 किस्म के टैक्स पेयर होते हैं। एक है नॉर्मल टैक्स पेयर और एक कंपोजिशन टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर को 2 किस्म की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, GSTR 1 और GSTR 3B। कंपोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 4 फाइल करनी पड़ती है। अगर हमने वित्त वर्ष 2017-18 में कोई भी रिटर्न अगर नहीं फाइल की है, यानी एक भी रिटर्न अगर हमारी छूट गई है, तो कॉमन पोर्टल हमारा एनुअल रिटर्न का बटन ही नहीं खोलेगा, तो हम चाह करके भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमने वित्त वर्ष 2017-18 की सारी रिटर्न फाइल कर ली हैं, उसके बाद ही हमें एनुअल रिटर्न फाइल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो एक बात बताइए बीरेंद्र जी कि अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था 17-18 में, उसके बाद मैं आज की डेट में रजिस्टर्ड नहीं हूं या उसी बीच में मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया था, तो क्या मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी? जीएसटी आने के पहले कई किस्म के इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट थे, जैसे सर्विस टैक्स एक्ट, सेल टैक्स एक्ट, एक्साइज ड्यूटी एक्ट। तो जो भी आदमी इन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थे उनको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया गया था। जिनको अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना था उनको एक GST REG 1 फाइल करना था, उसके बाद उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगर एक दिन भी हमको रजिस्ट्रेशन मिला है तो हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा टर्नओवर 0 है या कुछ भी है। तो 2 बातें सामने आई सारे डिस्कशन से कि अगर हमने एक भी दिन का रजिस्ट्रेशन लिया है, हमारा रजिस्ट्रेशन एक भी दिन के लिए जीएसटी पोर्टल पे है, तो एनुअल रिटर्न मुझे भरना ही पड़ेगा। हाँ, भरना पड़ेगा। और अगर एक भी महीने की रिटर्न बाकी है, मंथली रिटर्न, तो हम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। चलिए, दूसरा प्रश्न हम शुभम जी से पूछना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और एक्ट के हिसाब से बोलते हैं कि जाकर के आपको एनुअल रिटर्न के पूरे फिगर देने, एनुअल सेल्स के सारे फिगर देने हैं। तो फिनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक है, तो हमको कौन से फिगर को कंसीडर करना होगा? सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को अपना नमस्कार कहना चाहूँगा। जैसे कि सर ने पूछा मुझसे कि मैं कौन से पीरियड के फिगर्स को कवर करूंगा अपने एनुअल रिटर्न में। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 का मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड है। जुलाई 2017 से मैंने अपना मंथली रिटर्न फाइल करना शुरू किया था। जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 ये हमारा फिगर 2017-18 के एनुअल रिटर्न में पूरा का पूरा रिपोर्ट होने वाला है।
इन फिगर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी फिगर्स हमारे 18-19 के हैं उसमें से हमें निकालना होगा। 2018-19 से मैं मतलब बोलना चाहूंगा अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019, उसमें से मैं निकालना चाहूंगा वो फिगर्स जो एक्चुअली बिलोंग करते हैं 17-18 को। यानी कि 17-18 पूरा रिपोर्ट किया जाएगा, यानी जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक, और 18-19 के जो भी फिगर्स जो 17-18 से लेकर बिलोंग करते हैं उनको पूरा का पूरा रिपोर्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके एनुअल रिटर्न 17-18 की, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रैल से लेके मार्च तक में फिगर केवल हम लोगों को 9 महीने के देने हैं क्या? बिल्कुल, अप्रैल 9 से महीने लेकर- के फिगर्स देने हैं जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 के, और 12 महीने यानी अप्रैल 18 से लेकर मार्च 2019 में जो भी फिगर्स हमारे बिलोंग करते हैं 17-18 को, उसको भी हमें रिपोर्ट करना है अपने एनुअल रिटर्न में। चलिए, तो फिर से मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 तक का फिनेंशियल ईयर है। एनुअल रिटर्न में फिगर जाएगा जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक का, प्लस 18-19 में जो भी फिगर 17-18 फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो फिगर उसमें ऐड करने होंगे। चलिए, अब आते हैं अंशुमा जी की तरफ से की ओर। अंशुमा जी बताएं, ये कि एनुअल रिटर्न तो कई सारी हैं, 9A है, तो इनका एप्लीकेशन क्या है और मुझे जनरल एक रजिस्टर्ड एंटिटी को कौन सी एनुअल रिटर्न भरनी होगी? बहुत बहुत नमस्कार। एनुअल रिटर्न 2 प्रकार की हो सकती है, GSTR 9 और GSTR 9A। GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। GSTR 9A केवल कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जीएसटी में 2 प्रकार के टैक्स पेयर्स हो सकते हैं, एक जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं और एक जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल की है। तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनको GSTR 9 फाइल करनी है, और जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर रखा है उनको GSTR 9A फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स TDS और TCS डिडक्ट करने के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, उसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन टेम्पररी लिया है क्योंकि वो एक एग्जीबिशन चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कम समय का जो रजिस्ट्रेशन लिया है जिसको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। ये 3-4 प्रकार की जो पार्टीज हैं। एक बार मैं रुकूंगा अंशुमा जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जितेंद्र जी फ्रॉम उड़ीसा। जरूर, तो हम लोग उनका कॉल ले लें, फिर हम वापस आपसे इस चर्चा में जुड़ेंगे। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जितेंद्र जी, बताएं, आप अपना प्रश्न बताएं। सर, मेरा जीएसटी रिलेटेड प्रश्न है। एक्चुअली जो जीएसटी फाइलिंग है वो मेरा एडवोकेट करता है। हाँ। तो 2 साल से मेरे बिजनेस में एक्चुअली जीएसटी जिस वजह से लिया था, मेरा बिजनेस वो मैंने चलाया नहीं। ठीक है, सरेंडर करने के लिए मैंने उसको बोला, तो वो पासवर्ड आईडी तो उसी के पास है। तो मार्च के महीने में मैंने देखा उसने 65 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, जो कि मेरा ट्रांजेक्शन नहीं है वो। तो सर उसको कैसे किया जाए कि मैं उसे वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो? मैं एडवोकेट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो आपके प्रश्न को हम लोग इस तरह से समझें कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया था जिस पर्पज से, वो पर्पज खत्म हो गया, लेकिन मार्च में आपने देखा कि आपका टर्नओवर 67 लाख रुपया दिखाया हुआ है, आप उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने बोल रहे हैं, सरेंडर करने बोल रहे हैं, तो आपके पास क्या उपाय है? जी सर, वो जो 65 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है सर, वो मेरा ट्रांजेक्शन नहीं है। मेरा किसी को यूज किया गया है और 65 लाख का ट्रांजेक्शन एडवोकेट ने दिखा दिया है, जो कि मेरा नहीं है। शुभम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे कॉलर उड़ीसा से जुड़े हैं जितेंद्र जी, इनको क्या हम राय दे सकते हैं? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ही सजग हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपका ट्रांजैक्शन अगर आपने नहीं किया और रिपोर्ट किया गया है तो कल आप कहीं पे गवर्नमेंट के नज़र में आ सकते हो। तो मैं आपको यही राय दूंगा सबसे पहले कि अगर आपको पता है कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं है और एडवोकेट ने वो रिपोर्ट किया है, हो सकता है ये फ्रॉड हो या जो भी रीज़न हो, आपको या तो एडवोकेट को पहले अप्रोच करके उसको ठीक करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा तो आपको अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर सीधा सीधा बता देना चाहिए कि ये हमारा मैटर है, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये मुझे ठीक कर देना चाहिए। अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, तो आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड खुद ऑब्टेन करके उसका ट्रांजैक्शन अपना आगे बढ़ा सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। नहीं कर सकते तो आपको असेसिंग ऑफिसर को सबसे पहले अप्रोच करके अपने सारे इशू को एक्सप्लेन करना चाहिए। आई एम श्योर अगर आप अपने इश्यूज को सही तरीके से वहां पे बताते हो तो आपका असेसिंग ऑफिसर ये बात ध्यान रखेगा कि ये गलती आपकी नहीं थी, तभी आप सामने आए हो। अगर बाद में वो पकड़े जाते हो आप, तब शायद आपको उतना
आराम नहीं मिले जो आज आपको शायद आज मिले। तो ये आपको सजग हो जाने की जरूरत है काफी इसको लेकर। धन्यवाद जितेंद्र जी कॉल करने के लिए। हम वापस अंशुमा जी की ओर रुख करेंगे। अंशुमा जी, आप बता रहे थे कि किन लोगों को नहीं करना है, टीडीएस वालों को और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। हाँ जी। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और टीडीएस, टीसीएस, उसके अलावा नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स, इन लोग को जीएसटीआर 9 की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जेम्प्ट है, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इनके अलावा जो भी रेगुलर और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, उनको या तो जीएसटीआर 9 या 9A एज एप्लीकेबल टू देम उनको फाइल करना। तो एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है अंशुमा जी कि जो आपने बताया कि जीएसटीआर 9 फाइल करना नॉर्मल रजिस्टर्ड एंटिटी को, और जो कंपोजिशन डीलर है उनको 9A फाइल करना है। अब एक एसएससी है जो पहले नॉर्मल एसएससी था, बाद में उसने कंपोजिशन ऑप्ट किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या पहले कंपोजिशन डीलर था बाद में उसने नॉर्मल ऑप्ट किया, तो उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि काफी लोगों को इसमें क्वेरी है कि अगर हम 3 महीने तक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर थे और उसके बाद हमने नॉर्मल स्कीम में स्विच कर ली, या हम जुलाई, अगस्त, सितंबर तक नॉर्मल टैक्स पेयर थे और उसके बाद मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया, तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? आज के दिन के स्टेटस से मैटर करेगा कि 17-18 में मेरा क्या स्टेटस था, उससे मैटर करेगा। अब 17-18 में मेरी 2 स्टेटस थी, मैं 3 महीने नॉर्मल टैक्स पेयर थी और बाकी के 6 महीने मैं कॉम्पोजिशन में थी। इस केस में जीएसटीआर 9 और 9A दोनों फाइल करना पड़ेगा। फॉर द 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जीएसटीआर 9 फाइल होगा, और जो रिमेनिंग 6 मंथ्स है, जो बाकी के 6 महीने हैं, उसके लिए जीएसटीआर 9A के फिगर्स जाएंगे। तो फिगर्स ओवरलैप नहीं करेंगी, जीएसटीआर 9 और 9A दोनों फाइल करनी पड़ेगी। 3 महीने की फिगर्स 9 में जाएगी और बाकी 6 महीने की फिगर्स 9A में जाएगी। तो आपके कहने का मतलब है कि जो एसएससी सिंगल एसएससी है लेकिन उसने 2 अलग अलग ऑप्ट किया, पहले नॉर्मल डीलर देन कंपोजिशन डीलर, तो उनको 2 एनुअल रिटर्न फाइल करनी होंगी? बिल्कुल, उनको 2 एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9A। अब मैं प्रश्न एक बार वीरेंद्र जी को फिर से की ओर रुख करना चाहूँगा कि मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में या जीएसटीआर 1 में कम बताई है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब उनको एनुअल रिटर्न में मैं किस तरीके से उनको रिफ्लेक्ट करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा? जीएसटीआर में 2 किस्म की गलतियां हो सकती है जिसके कारण एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। एक तो हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम डिक्लेयर की हो, या फिर हमने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया हो। दोनों ही केसेस में हमें अपनी सही रकम जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए, और जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है उसको डीआरसी 3 के थ्रू पेमेंट कर देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को अपना बकाया टैक्स मिल जाए और अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें शुभम जी आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हमें सर जो भी टाइप की गलतियां होती है, अगर हम बात करें जीएसटीआर 9 में जो भी टाइप की गलतियां होती है, वो आउटपुट से रिलेटेड हो सकती है, इनपुट से रिलेटेड हो सकती है। तो हमें जो आउटपुट से रिलेटेड अपनी गलतियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं, बट जो इनपुट से रिलेटेड गलतियां हैं उसको हम नहीं सुधार सकते। चलिए अभी छोटा सा ब्रेक का सब वक्त हो चला है। हम लोग यूं गए और यूं आए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तरुण जी फ्रॉम कलकत्ता। हाँ तरुण जी बताएं, आपका क्या प्रश्न है? हाँ नमस्कार। जीएसटी मेड इजी प्रोग्राम आप लोग का जो 5 दिनों का चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, धन्यवाद इसके लिए। मेरा एक प्रश्न है कि जीएसटीआर 9 में जो एचएसएन वाइज इनवर्ट सप्लाई का डिटेल देना है, या जीएसटीआर 9C में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ जो इनपुट को मैच करवाना है, इसको बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि ये डिटेल हमारे पास नहीं है रेगुलर कोर्स में। इसको हम कैसे निकालें, और ये क्या हमें 12 महीने का देना है कि 9 महीने का देना है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, अंशुमा जी मैं समझता हूँ कि प्रश्न तो हमने समझ ही लिया है, तो आप कृपया प्रकाश डालें कि क्या हो सकता है। तरुण जी नमस्कार। हाँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, और बहुत रेलेवेंट है ये सवाल, क्योंकि एचएसएन वाइज समरी जो है
ये दो प्रकार की है, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है। मतलब हम जो बेच रहे हैं, जो हम आउटवर्ड सेल कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में एक HSN-वाइज समरी हो सकती है कि हम क्या क्या आइटम्स बेच रहे हैं, उसकी क्या क्वांटिटी है, इसकी डिटेल हमको देनी है GSTR 9 में। और साइमल्टेनियसली साथ साथ हमको इनवर्ड सप्लाई की भी समरी देनी है। इनवर्ड सप्लाई में GST में याद रखिए सब कुछ कवर हो जाता है, सिर्फ हमारी रॉ मटेरियल की परचेज नहीं, उसके अलावा हम जो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, जो हम कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, इसके अलावा जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, PL में एक्सपेंस साइड में जो भी आइटम्स जाती हैं, सब हमारी इनवर्ड सप्लाई में कवर हो जा रही है। तो जब GSTR 9 सबसे पहले ये फॉर्म आया था, तब रिक्वायरमेंट थी कि HSN वाइज डिटेल आपको आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों की कंप्लीट देनी है। अभी सरकार ने प्रैक्टिकल इशू जो आपने पॉइंट आउट किया वो समझा, और अभी हमको जो करना है वो आउटवर्ड सप्लाई की हमको HSN वाइज डिटेल कंप्लीट देनी है। ये डिटेल GSTR 1 में हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो वहां से हमको सुविधा मिलेगी। हम 2017-18 की जो GSTR 1 फाइल किए हैं उसमें हमने HSN वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू की डिटेल्स दे रखी है, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उसके अलावा जो इनवर्ड सप्लाईज के रिस्पेक्ट में HSN है, उसकी हमको खाली 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है। तो हम अपने PL को देखेंगे, उसमें सिर्फ जो 10% से एक्सीड करता है, तो हमारी PL की टोटल अगर 8 लाख रुपए है, तो 80,000 से जो ऊपर का एक्सपेंस है, सिर्फ उसकी HSN वाइज इनवर्ड समरी देनी है, जो मेरे ख्याल से काफी बड़ी रियायत है। उससे हमको काफी इजी हो जाएगा। हम PL में मार्क कर सकते हैं, बहुत ही कम एक्सपेंस होगी जो 10% से एक्सीड करती है। प्राइमरीली आपके इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग यूनिट्स, ये खाली आपकी परचेज वैल्यू आती है, तो परचेज की ब्रेकअप आपको HSN वाइज देनी है। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है प्रैक्टिकली, जब हम फॉर्म ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो 8 डिजिट HSN मांग रहा है, जबकि ये रियायत है GST लॉ में कि जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है उनको सिर्फ HSN वाइज समरी उनको नहीं मेंटेन करनी है। जिनकी 1.5 से 5 करोड़ है उनको खाली 2 डिजिट HSN समरी मेंटेन करनी है, एंड अदरवाइज 4 डिजिट HSN समरी। तो इसकी ये एक प्रॉब्लम है अभी वेबसाइट पे। इसकी वजह से हम ऑफलाइन फॉर्म यूज करें। ऑफलाइन फॉर्म में ये पॉसिबल है कि हम HSN के 2 डिजिट या 4 डिजिट की समरी देकर उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक उनका दूसरा प्रश्न और था कि 9C में जो खर्चे से रिलेटेड शायद वो पूछ रहे थे। तो कल की प्रेस रिलीज अगर हम देखें, ये एक गवर्नमेंट से और हमको क्लैरिफिकेशन कल ही एक प्रेस रिलीज आया एनुअल रिटर्न और ऑडिट के रिस्पेक्ट में। उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जितनी आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हो, आपको सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस की डिटेल्स टेबल 14 में भरनी है 9C में। 9C में उससे ज्यादा डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होपफुली ये वाली भी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ये इससे काफी हद तक सॉल्व हो जानी चाहिए। चलिए तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न से काफी लोगों को फायदा हुआ होगा। और अब हम रुक करेंगे शुभम, आप बताएं कि अगर मेरी RCM की लायबिलिटी थी 17-18 में और हमने उसको पेमेंट नहीं किया कोई भी गलती की वजह से या किसी भी कारण से, तो अब 9 में मुझे उसको किस तरह करना होगा? एक प्रश्न ये। दूसरा, अगर मैंने 18-19 में पेमेंट किया RCM का, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अच्छा सर, जहाँ पे हम RCM की लायबिलिटी की बात करते हैं, RCM की लायबिलिटी 17-18 को बिलोंग करती है। अब मान लीजिए वो 17-18 की लायबिलिटी मैंने 18-19 में पेमेंट किया। पहले जब तक कल इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसके पहले जो प्रेस रिलीज जब तक नहीं था, तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक लोगों के बीच में अलग अलग थी। कुछ बोलते थे कि हमें एनुअल रिटर्न में दिखाना है, कुछ लोग बोलते थे नहीं दिखाना है। बट गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कल ये बात बोल दिया कि अगर हम एनुअल रिटर्न की बात करें और आपने कोई भी RCM की लायबिलिटी 17-18 की 17-18 में नहीं पे करके 18-19 में पे किया या फिर बाद में दिखाया, पे तो आपको करना ही है। अगर आपने 17-18 में नहीं किया तो आपको 17-18 का एनुअल रिटर्न नहीं दिखाना। तो एनुअल रिटर्न में तो ये नहीं आने वाला। अगर वो 18-19 में पे किया गया है तो 18-19 के एनुअल रिटर्न में आएगा, अगर वो बाद में पे किया गया तो बाद में रिटर्न में आएगा। बट ये काफी हम श्योर हो जाते हैं, जिस पीरियड में हमने RCM की लायबिलिटी पे की, जिस पीरियड में हमने ITC क्लेम किया, उसी पीरियड के वो एनुअल रिटर्न में आने वाला है। तो 18-19 का अगर बात करें तो 18-19 में आने वाला है। तो RCM अगर मैंने पेमेंट ही नहीं किया है, बिल्कुल, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा 9 में? सर अगर RCM का आपने पेमेंट नहीं किया तो दो चीजें हो सकती है। या तो जो आपके ऑडिटर हैं वो ये बात बोलेंगे कि आपको पेमेंट करना चाहिए 9C में। अगर नहीं, यहाँ 2 प्रश्न हो जाएंगे। ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है?
सबसे पहले सर, अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट मान लीजिए कि है ऑलरेडी, और आपके ऑडिटर ने बोला हम कि अभी एक बार थोड़ा सा ये करेंगे। हमारे साथ बिहार से एक संतोष जी जुड़ रहे हैं। हाँ संतोष जी, आप बताएं आपका क्या प्रश्न है। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताएं। हाँ सर, जो हम लोग माल देते हैं व्यापारी को, जैसे 4 लाख 5 लाख रुपया बाकी रह जाता है, पेमेंट देने में बहुत लेट करता है, जैसे 6 महीना लगा, तो उसके लिए सर क्या होता है, केस कर सकते हैं क्या सर? मैं जहां तक आपका प्रश्न समझ पा रहा हूं कि अगर व्यापारी ने आपको पेमेंट नहीं दिया है तो आपको तो जीएसटी तो देना पड़ रहा है, तो आपके पास क्या उपाय है, यही प्रश्न है आपका। वीरेंद्र जी, आप प्रकाश डालिए इस प्रश्न पर कि क्या हो सकता है। अगर किसी व्यापारी ने हमारा पेमेंट नहीं किया है तो गवर्नमेंट ने प्रावधान लाया है कि उस व्यापारी को वो जीएसटी जो उसने आईटीसी ली है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके साथ 18% वार्षिक के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और जिस दिन वो पेमेंट कर देगा वो आईटीसी लेने के काबिल हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो उसने दे दिया है वो इंटरेस्ट उसे वापस नहीं मिलेगा। ये इंटरेस्ट का प्रावधान लाने के कारण कई व्यापारी अपना पेमेंट टाइम पर करने लग गए हैं, अन्यथा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती थी छोटे व्यापारियों के लिए। नहीं तो अभी जो इनको पेमेंट नहीं मिला तो इनको तो जीएसटी पेमेंट करनी पड़ रही है अपने पॉकेट से, तो इनके पास क्या उपाय है? इनके पास अभी कोई उपाय नहीं है। ये सिर्फ जीएसटी डिपार्टमेंट को इत्तला कर सकते हैं कि इनको इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, अन्यथा लीगली इनके पास कोई उपाय नहीं है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव जी मध्य प्रदेश से। हाँ राजीव जी, बताएं, आप अपना प्रश्न बताएं। सर क्या ना, मेरा नया मैंने बिजनेस ओपन किया है सर, उसमें क्या है, सामान मेरा कम आता है, लेकिन सर उसमें क्या जीएसटी बहुत अधिक लगती है सर, जिससे कि मुझे कम मुनाफा होता है, कम बेनिफिट मिलता है सर। मैं क्या करूँ सर जीएसटी से बचने के लिए? एक बार आप अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। सर मैंने नया बिजनेस ओपन किया है सर, वो छोटा है, लेकिन उसमें क्या है ना, जीएसटी की दर बहुत अधिक है, जिसमें मेरा बहुत लॉस हो जाता है सर उसमें, जिससे कि मुझे परफेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाता एक टाइम में। तो सर मैं अपना मतलब कम रेंट पे कैसे वो थोड़ा उसको कम कर सकता हूँ? अंशुमा जी, आप इसका जवाब देंगे? हाँ नमस्कार जी। मैं समझ रही हूँ कि आपका छोटा बिजनेस है और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या तो ले नहीं रखा है, और अगर ले रखा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में ले रखा है। मेरी बात सही है? आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है अभी? तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप ऐसा माल खरीद रहे हैं जिसपे जीएसटी का टैक्स लग के आपके पास आ रहा है, तो वो टैक्स आपका कॉस्ट बन जाता है, वो आपका खर्चा हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो। इसमें फायदा क्या होता है कि आप जब अपने जो आप बेचोगे उस पर आप जीएसटी लगाना शुरू करोगे, तो जीएसटी आप सामने वाले से कलेक्ट करोगे, और जितना भी आपका जीएसटी का खर्चा है वो आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा। तो आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से सेट ऑफ हो जाता है, और इस वजह से आपके बिजनेस में मुनाफा दिखना शुरू हो जाएगा। जीएसटी लॉ की यही खासियत है कि अगर आप जीएसटी लगाए हुए गुड्स या मटेरियल खरीदते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में बल्कि ज्यादा फायदा है, ताकि आप अपने आउटपुट पे जीएसटी लगा सको और टैक्स के माध्यम से आप अपने बिजनेस को मुनाफा दिला सको। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि किस तरह मुनाफा किया जा सकता है व्यवसाय में, कि अगर हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जो जीएसटी हमारा कॉस्ट बन जा रहा था वो जीएसटी हम अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब अंशुमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मेरा जीएसटीआर 2A और 3 में मिसमैच है तो जो भी क्रेडिट्स मेरी है वो क्रेडिट्स क्या मेरी नष्ट हो जाएगी? अगर 2A में और 3B में मिसमैच है तो मेरी क्रेडिट्स का क्या होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे ख्याल से सबके दिमाग में चल रहा है। 2A में वो क्रेडिट आती है जो सामने वाला अपना रिटर्न आउटपुट का फाइल करता है, वो जो दिखाता है कि मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट किया है और मैंने इतने रुपए की बिल इस पार्टी के ऊपर रेज की है। उसका जो क्रेडिट है वो 2A में आके खड़ा हो जाता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने उसको बोलते हैं। और हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने 3B में दिखाते हैं। एक बार हम रोकेंगे अंशुमा। हाँ जी हमारे साथ एक और सुजय जुड़ रहे हैं बसीरहाट से, उनका कॉल ले लेते हैं। सुजय बताएं आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार। नमस्कार। मैं क्या बांग्ला में बात कर सकता हूँ? बांग्ला में बोलिए, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, बताएं। আমি 2017-তে মানে জিএসটি নিয়েছিলাম জুলাই মাসে। তো আমার খুব ছোট ব্যবসা, আমি কন্টিনিউ করেছিলাম কিছুদিন, তারপরে ওটা আমার কিছু ফাইন দেখাচ্ছিল বলে আমি আর ওটাকে আমি আর কন্টিনিউ করতে পারিনি। কিছুদিন আগে জানুয়ারিতে ওটা আমাকে যেহেতু ওই যে ফাইনটা দেখাচ্ছিল, ফাইনটা মুকুব করেছিল বলে গভর্নমেন্ট, আমি ওটা 2018-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি রিটার্নটা ভরতে পেরেছি। তারপরে আর আমি যেহেতু অনেকটা ফাইন হয়ে রয়েছে আমি চালাতে পারিনি। আমার ব্যবসাটা অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে, আমি ব্যবসা আর করছি না। এখন আমি রেজিস্ট্রেশনটা আমি ক্যান্সেল করতে চাইলে কিভাবে করব? आपका प्रश्न मैं शुभम से ये करूंगा कि आपका व्यवसाय जो है आपने लिया था रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप आगे व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, आपने रिटर्न भरा है जनवरी महीने तक, अब आगे आपको क्या करना चाहिए? शुभम कृपया आप कॉलर के ये करें प्रश्न समाधान। सर, अगर आप रजिस्ट्रेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन की अब जरूरत नहीं है और आप लीगली लायबल भी नहीं हो रजिस्टर्ड होने के लिए, और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हो अगर आज, तो आपके पास एक फॉर्म है ऑनलाइन फिलअप करने के लिए। आप वो फॉर्म ऑनलाइन जाके फिलअप कर सकते हो। उसमें आपको रीज़न देना पड़ता है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करना चाहते हो। फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एप्लीकेशन देने के पश्चात आपके पास ये एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आएगा जिसमें वो कुछ शायद आपसे रिकॉर्ड्स मंगाएंगे, जो आपका एक बार स्क्रूटनी करेंगे, आपकी चेकिंग करेंगे, आपके बैलेंस शीट पीएल वगैरह को देखेंगे और देखेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन एक्चुअली कैंसिल करने के लिए लायबल हो कि नहीं हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए लायबल हो तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एक ऑर्डर पास कर देंगे। वो ऑर्डर पास करने के पश्चात आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आप एक फाइनल रिटर्न जब भर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पूरी की पूरी आपकी मान ली जाएगी कि अब रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो कैंसिलेशन के लिए आपके पास एक पूरा प्रोसेस है, आप वो प्रोसेस पूरा फॉलो करें। अगर आपके पास डिपार्टमेंट से रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप खुद अपनी तरफ से जाकर डिपार्टमेंटल ऑफिसर से बात करें और अपने जो भी इश्यूज हैं उनको बताएं कि मुझे कैंसिल करवाना है, मैंने एप्लीकेशन डाल दिया है, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो दे सकते हो। और उसके बाद जब वो उसका स्क्रूटनी कर लेते हैं वो आप निश्चिंत रहिए, वो आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे अगर आप लायबल नहीं हो रजिस्टर्ड होने के लिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हम फिर आपसे वापस जुड़ते हैं। अभी वक्त हो चला है कुछ मुख्य समाचारों का। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जुड़ते हैं और ये चर्चा जारी रखेंगे एनुअल रिटर्न और ऑडिट के ऊपर। Join JIS College of Engineering, a marked Grade A college offering admission in engineering and management courses for 2019. For more details, log on to jiscollege.ac.in. केश किंग आयुर्वेदिक तेल से मेरे बाल सिर्फ झड़ना बंद नहीं, नए बाल उगने भी शुरू हो गए। बिल्कुल नए बाल। क्लिनिकल टेस्ट में साबित हुआ है कि केश किंग बाल झड़ना रोके, नए बाल उगाए और अब विख्यात हेयर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित। और ये रेवोल्यूशनरी डीप रूट कोम जड़ों तक तेल पहुंचाए। 21 जड़ी बूटियों वाला केश किंग तेल और शैम्पू। केश किंग, द किंग ऑफ ऑयल्स। The choice of exam warriors. Link Bentonic. Write the future. सुनो जी, अब तो मुन्ना स्कूल जाने लगा है, अब दूसरा बच्चा। क्या जी तुम भी? तुम्हें ये कमजोर शरीर नहीं दिखता? लेकिन तुम्हारा कॉपर्टी तो सिर्फ 5 साल के लिए ही था ना? नहीं जी, इसमें 5 साल और 10 साल की कोई बात नहीं है। कॉपर्टी 5 साल और 10 साल दोनों ही स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। इसे जब चाहे लगवा सकते हैं और दूसरे बच्चे की इच्छा होने पर निकलवा सकते हैं। ये एकदम से सुरक्षित होता है। सही समझ, सही सलाह, सदा अपनाएं उचित राह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कल होगा पेश। गुरुवार को सरकार ने संसद में किया आर्थिक सर्वे पेश। 2019-20 में 7.5% जीडीपी का रखा लक्ष्य।
आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जमानत, कहा मैं बेकसूर हूं, विपक्ष के आक्रमण से मजा आ रहा है। इंदौर के बल्लामार विधायक आकाश विजयवर्गीय को मिला भाजपा से नोटिस, बीजेपी अनुशासन समिति ने जारी किया नोटिस। अधिकारी से दुर्व्यवहार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश राणे ने किया सरेंडर, 50 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर। सिंदूर लगा मंगलसूत्र, चूड़ा पहन रथ यात्रा में शामिल हुई नुसरत जहां, ममता के साथ की आरती, कहा मैं जन्मजात मुस्लिम हूं, सभी धर्मों का करती हूं सम्मान। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। फिर से हम चर्चा करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न के ऊपर और ऑडिट के ऊपर। तो बीरेंद्र जी, अगला प्रश्न है कि अगर एनुअल रिटर्न भरते समय कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है तो मुझे क्या उसका कैश में भुगतान करना पड़ेगा या आईटीसी जो अवेलेबल है उससे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या एक्चुअली क्या होगा? एडिशनल लायबिलिटी 3 कारण से आ सकती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक तो हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कम डिक्लेरेशन दिया है या हमने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली है, और तीसरा कारण ये है कि हमने किसी गलत कारण से रिफंड क्लेम कर लिया है। इन तीनों कारणों से एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। जीएसटीआर 9 में अंत में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमें जो भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है उसका DRC 3 के थ्रू पेमेंट करना है, और वो भी कैश में। लेकिन अगर हम एक्ट में देखें तो सेक्शन 49 और सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ कैश के थ्रू पेमेंट करें। हम चाहें तो अपने आईटीसी भी अवेल करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं बीरेंद्र जी कि हम लोग कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं और आईटीसी को भी एडजस्ट करके हम लोग उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, अवेलेबल आईटीसी। चलिए एक बार मैं बीच में रोकूंगा आपको। हमारे साथ एक दानकुनी से कॉलर जुड़ रहे हैं, इरफान, उनका प्रश्न लेते हैं। इरफान, बताएं आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, बोल रहा हूँ। मैं 2017 में जीएसटी नंबर लिया था, ठीक है? हेलो, हाँ जी। 2017 में जीएसटी 7वां महीना में 7वां महीना में 2017 में 7वां महीना में हाँ जी जीएसटी नंबर लिया था। तो हमको उस महीना का काम नहीं चालू हुआ, तो 2018 से हमारा काम चालू हुआ। हाँ। तो क्या उसका कोई परेशानी नहीं होगा? लास्ट आखिरी में क्या बोल रहे हैं आप? 2017 में आपने रजिस्ट्रेशन लिया? हाँ, रजिस्ट्रेशन लिया। हाँ। रजिस्ट्रेशन हुआ। हाँ। और 2018 से मेरा काम चालू हुआ। हाँ हाँ। तो जिससे तो 2018 जमा कर रहा हूँ, तो हाँ। उधर 2017 से किसी परेशानी नहीं होगा क्या? अंशुमा, आप बताएं कि क्या इनकी व्यवस्था रहेगी? इरफान, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने जिस दिन से रजिस्ट्रेशन लिया है उसके बाद जो रिटर्न फाइलिंग है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1, उसका कंप्लायंस जरूर करिएगा। मतलब वो रिटर्न्स आप मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 3B और क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1, मतलब हर 3 महीने में जीएसटीआर 1 और हर महीने जीएसटीआर 3B, ये एक फॉर्म ऑनलाइन है जो यूजर आईडी पासवर्ड है, उसके थ्रू आप एक्सेस करके ये आप फॉर्म्स जरूर अपने फाइल करते रहिएगा। आप अगर बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तो ब्लैंक फॉर्म, नील रिटर्न बोलते हैं हम उसको, आप कुछ भी डिजिट उसमें 00 भर के भी आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते रहिएगा। अगर आप अपनी रिटर्न्स टाइम पर फाइल करते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस नहीं भी शुरू कर पाए तो आप जब से बिजनेस शुरू करेंगे तब से आप जीएसटी लायबिलिटी का भुगतान करिए। मतलब ये हुआ कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन लिया है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी रिटर्न भरनी है, भरे, जीरो वैल्यू की भरे,
तब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर नहीं भरते हैं तो परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं मेदिनीपुर से, विश्वजीत। हाँ विश्वजीत, बताएं आपका क्या प्रश्न है? हाँ एक्चुअली, हाँ हमारा प्रश्न ये है, हेलो, हाँ रजिस्टर्ड डीलर से, रजिस्टर्ड डीलर मतलब जो सेल होता है, हाँ, उसमें वो जो परचेज वो लोग जब बिल बनाता है तब हम लोग को वो परचेज अलग अलग से एंट्री लेना पड़ता है, उसमें मैन्युअली हमको कैलकुलेट करके कॉस्ट निकालना पड़ता है। ये थोड़ा एक तो प्रॉब्लम है, ये ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जो जिसमें वो लोग बिल बनाएगा तो हमारा सिस्टम में आ जाएगा। बिल्कुल सिस्टम तो है। मैं शुभम आप बताएं कि क्या सिस्टम है जो बिल इनका क्रेडिट आ जाएगी। अच्छा सर, आप जो मैं प्रश्न समझ पा रहा हूँ आपकी, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीद रहे हो, तो आप ये जानना चाह रहे हो कि कोई सिस्टम है क्या ऑनलाइन जिससे आप देख सको कि उसने क्या बिल अपलोड किया, आपका क्या कॉस्ट आया हुआ है, उसके बेसिस पे आप अपना सेल बना सको और अपना सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप एक तो आपके पास आपका खुद का बिल है ही, और सामने वाले सेलर ने जो भी अपलोड किया है ऑनलाइन वो आपका GSTR 2A बोल के एक फॉर्म है। आप अगर वो ऑनलाइन जाते हो, उसने क्या अपलोड किया है, उसने क्या सेल वैल्यू दिखाया है, वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। वो सेल वैल्यू के बेसिस पे आप अपना कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, उसी के बेसिस पे अपना माल बेच सकते हो। तो आपको जो इशू आ रहा है अपना कॉस्ट कैलकुलेट करने का, ये आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग जिस प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे वीरेंद्र जी कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है तो हम लोग उसको कैश में हम लोग जमा कर सकते हैं, या हम लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ी है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, या बोलना चाह रहे हैं। अंशुमा, आप इस पे कुछ एडिशन करना चाहेंगे? हाँ जी, तो इसमें बेसिकली बस हमको GSTR 9 फाइल करते समय ये ध्यान रखना है कि 17-18 की जो हमारी रिटर्न्स हैं उसमें अगर कुछ गलती है तो हम उसको सिर्फ उतना ही सुधार सकते हैं जितना हमको गवर्नमेंट को और देना है। हम उसमें गवर्नमेंट से कुछ रियायत नहीं मांग सकते GSTR 9 से। अगर जो हम रिटर्न्स 3B और GSTR 1 फाइल कर चुके हैं उसमें अगर हमने कम टैक्स पेमेंट किया है तो हम GSTR 9 से थोड़ी और टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। पर अगर हमने ज्यादा पेमेंट कर दी है तो GSTR 9 वो फॉर्म नहीं है जिससे हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वेल, मतलब ये हुआ कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अगर है तो वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रिफंड ले लेना है तो फॉर्म 9 के थ्रू द्वारा हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। तो शुभम ये बताएं कि अगर मेरी कोई ज्यादा टैक्स मैंने पेमेंट कर दी है, GSTR 9 भरते समय मुझे पता चला कि मैंने जो टैक्स पेमेंट किया वैल्यूएशन की वजह से या सेल्स की फिगर की वजह से मैंने टैक्स ज्यादा जमा कर दी है, तो 9 के द्वारा क्या मुझे वो रिफंड मिलेगा नहीं, या उस पैसे का क्या होगा मेरा? सर, इस चीज को लेकर अगर मैं बात करूं तो पहले इस चीज को लेकर बहुत डिस्प्यूट चल रहा था कि इसका क्या हो सकता है। कल गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज के द्वारा इसको क्लैरिफाई किया है। इस मैटर को लेकर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है GSTR 9 में, सॉरी GSTR 3B में, तो आप GSTR 9 में तो उसका रिफंड नहीं ले सकते। अपने को यह ध्यान में रखना होगा GSTR 9 से अपने को रिफंड नहीं मिलने वाला। अगर कुछ ज्यादा पेमेंट दिखाना चाहते हैं हम दिखा सकते हैं। अगर हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो हमें एक्चुअल फिगर्स ही दिखाने चाहिए, यानी जो करेक्ट फिगर्स है जो कम है वो दिखाने चाहिए। और हमें रिफंड क्लेम करना है तो RFD 01A बोलकर फॉर्म है, हमें उस फॉर्म में जाकर रिफंड क्लेम करना चाहिए GSTR 9 फाइल होने के पश्चात। बिल्कुल, ये काफी शंका है लोगों के बीच में है कि जो हम लोगों ने 3B भरा है क्या वही फिगर को हम लोग को GSTR 9 में डालना है। तो आपने जैसा बताया कि नहीं, जो एक्चुअल फिगर है, जो रियल फिगर है वो उसमें डालने हैं, और उसके हिसाब से अगर एडिशनल टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो हम उसको RFD 01 के द्वारा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 9 के द्वारा रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न अंशुमा आपसे कि अगर GSTR 1 में B2B ट्रांजैक्शन को हमने B2C दिखा दिया है तो 9 में हम उसको किस तरीके से करेक्ट या किस तरीके से दिखाना चाहिए हमें? हाँ जी, तो अब इसको लेकर भी दो व्यू पॉइंट। एक मिनट अंशुमा, मैं आपको रोकूंगा। हाँ, हावड़ा से प्रिया कॉल कर रही हैं। हाँ प्रिया जी, बताएं आपका क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो क्या हम उसको रजिस्टर्ड डीलर में बेच सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वीरेंद्र जी, आप बताएं, जो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर माल पर परचेज किया तो रजिस्टर्ड डीलर को हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? GST एक्ट में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसको माल बिक्री कर सकते हैं या किसी को नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको माल बिक्री करना चाहते हैं। तो आप रजिस्टर्ड को भी बिक्री कर सकते हैं और अनरजिस्टर्ड को भी बिक्री कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपने अगर रजिस्टर्ड से खरीदा है तो अनरजिस्टर्ड को नहीं बेच सकते हैं, या अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो रजिस्टर्ड को नहीं बेच सकते हैं। आपकी मर्जी जहां बेच सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि आपको कैसे बेचना है, किसको बेचना है। आइए अगला प्रश्न। अंशुमा जी, आप बता रहे थे कि बी को मैंने B2C अगर दिखाया है तो उसका हम कैसे क्या करें? तो अब जो GSTR 9 में जो आउटवर्ड सप्लाईज या जो हम बोलते हैं सेल्स की फिगर जो जाती है वो GSTR 1 से तानी जाती है। GSTR 1 से वो फिगर्स लेकर GSTR 9 में पुट की जाती है। पर जो हम गवर्नमेंट का रुख देख रहे हैं, जो 2 प्रेस रिलीजेस क्लैरिफिकेशन के लिए आई है, उसमें हम ये समझ रहे हैं कि 17-18 की जो GSTR 9 है, नया रिटर्न है, पहली बार एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये रियायत गवर्नमेंट ने काफी जगह दे रखी है कि आपको करेक्शंस करने हैं तो आप कर लीजिए। तो इसमें देखिए, अगर B2B की जगह B2C या B2C की जगह B2B दिखाया हुआ है तो टैक्स लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं आना है। तो मेरे ओपिनियन में हमें सही फिगर्स दिखा देनी चाहिए। जो गलती हम GSTR 1 में कर चुके हैं वो हम GSTR 9 में B2B B2C के एक्सटेंट तक जो गलती है उसको सुधार सकते हैं। मतलब हम 9 में हमको वो सुधार कर लेनी चाहिए अगर हमने कोई गलती की है। जी बिल्कुल। चलिए, वक्त हो चला है फिर से एक ब्रेक का, बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हम फिर से आपसे जुड़ते हैं और चर्चा करेंगे GST ऑडिट के ऊपर। फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत। अब हम चर्चा करेंगे GST ऑडिट के ऊपर, लेकिन उसके पहले हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं कलकत्ता से, राज बताएं आपका क्या प्रश्न है। राज, आप अपना प्रश्न बताएं। राज की लाइन कट गई। दूसरे कॉलर एक जुड़ रहे हैं, नवीन कलकत्ता से। नवीन, बताएं आपका क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये था सर कि यदि हमने GSTR 3B में जो RCM पे जो पेमेंट किया था, हाँ, उसको जो हमने क्लेम किया है, हाँ, वो रिटर्न में जब रिटर्न 3B दिखाते हैं वहां पर फिगर दूसरे जगह मैंने गलत जगह पे दिखाया गया है। ओके, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या एनुअल रिटर्न में? चलिए, बहुत ही सुंदर और पर्टिनेंट क्वेश्चन है। वीरेंद्र जी, आप बताएं कि अगर जो गलत जगह दिखा दिया गया तो उसको 9 में हम किस तरह सुधार सकते हैं। RCM का फिगर जो कि अपने ITC के हिसाब से क्लेम करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने 3B में कहाँ दिखाया है। GSTR 9 के टेबल 6 में हम उसको क्लेम कर सकते हैं, उससे हमारी कोई ITC लैप्स नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम GST ऑडिट के ऊपर हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे। तो वीरेंद्र जी से मैं प्रश्न लेना चाहूँगा कि क्या सभी रजिस्टर्ड एंटिटी को GST ऑडिट कराना अनिवार्य है, या कुछ क्राइटेरिया है कि इनको नहीं कराना है, इनको कराना है, क्या प्रावधान है? GST ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें कुछ प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो GST ऑडिट उन्हीं को करवानी है जिनके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जैसा कि अंशुमा जी ने बताया था कि कुछ एंटिटीज़ को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या जो TCS TDS कलेक्ट करते हैं, तो इनको अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है तो इनको GST ऑडिट भी नहीं करवानी है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हुआ है कि नहीं। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि इसमें टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम टर्नओवर और नील रेटेड टर्नओवर भी इंक्लूड किया जाता है। एक आदमी की जिसका एक पैन है, उसके कई GSTIN नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे 3 GSTIN नंबर है और किसी में 60 लाख की, किसी में 70 लाख की और किसी में 80 लाख का टर्नओवर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा टोटल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है कि नहीं। अगर हमारा 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी। वीरेंद्र जी, मैं एक बार आपको रोकूंगा। एक कॉलर, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज कलकत्ता से। हाँ राज, बताएं आपका क्या प्रश्न है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ये जानना था कि हमारे जो GST की ऑडिट होनी है, हाँ, उसके वो हमारे जो CA साहब हैं वो कह रहे हैं 50,000 रुपए फीस होगी। तो ये फीस क्या सरकार लेगी या कौन लेगा, और ये फीस सही है क्या? शुभम, मैं समझता हूँ कि
आप इस पर प्रकाश डालो कि कौन लेगा ये फीस। सबसे पहले तो सर ये मैं कहना चाहूँगा सर, जो फीस होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की निजी फीस होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ज़्यादा अच्छे से ऑडिट करना जानता है या फिर उसको खुद को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से ऑडिट कर सकता है, उसकी फीस शायद ज़्यादा हो। एक जो ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट है उसकी फीस और ज़्यादा हो सकती है। तो आप ऑडिट फीस के ऊपर ध्यान देने के बजाय ये पूछिए उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि वो करने क्या वाले हैं, और अगर आप समझेंगे कि वो क्या करने वाले हैं और वो अगर आपको अच्छे से समझा पाते हैं तो आप एक निजी अपने मन से एक डिसीजन लीजिए कि वो जो करने वाले हैं क्या उसके लिए 50,000 जस्टिफाइड है। अगर आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है तब आप मत कराइए, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करिए। अगर आपको लगता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सही बोल रहा है, 50,000 उसके काम के हिसाब से सही है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं उसको। ये आपके ऊपर है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर है। चलिए वीरेंद्र जी, आप अपने बात कर रहे थे 2 करोड़ से के ऊपर की जिसके टर्नओवर है उनको ऑडिट करानी आवश्यकता है, और अलग अलग एक पैन में 8 जगह 7 जगह हमारी ब्रांच है, तो उनको ऑडिट सभी को करानी पड़ेगी, ऐसा सभी को करवानी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक रियायत दी गई है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिनको CAG के तहत ऑडिट करवानी पड़ती है उनको GST ऑडिट नहीं करवानी है। अन्यथा जो भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और जिन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल की है और 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है उनको GST ऑडिट करवानी अनिवार्य है। चलिए शुभम, एक बात बताएं मुझे कि अगर एक ऑडिटर ने ऑडिट करते समय कुछ लायबिलिटी निकाली कि ये आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है, तो क्या एंटिटी को वो रुपया उसी समय या वो रुपया जमा देना ही होगा, ऐसा कोई प्रावधान है या नहीं भी देने से चलेगा? प्रावधान क्या है? तो सबसे पहले तो अगर कोई ऑडिटर आपकी लायबिलिटी निकाल रहा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप ऑडिटर से डिस्कस करें कि वो लायबिलिटी किस वजह से आ रही है, और अगर आपको लगता है कि वो लायबिलिटी एक्चुअली ऑडिटर ने जो निकाली है वो बिल्कुल सही है तो आप उस लायबिलिटी को पेमेंट करने का अपने मन में बना लें। क्योंकि अगर आप आज पेमेंट नहीं करते हो, कल अगर आपसे गवर्नमेंट आके पूछती है शायद आपको पेमेंट करना पड़े। बट अगर आपको लगता है कि नहीं वो ऑडिटर और आपका व्यू अलग अलग है, आपको लगता है कि नहीं ऑडिटर ने जो दिखाया है उसको लायबिलिटी आप शायद बचा सको, आपको लगता है कि कल आप गवर्नमेंट को अगर आपसे कोई पूछे आप उसको समझा सको कि लायबिलिटी नहीं है हमारी, तो आप बेशक उसको चाहो तो छोड़ सकते हो। ये लायबिलिटी जो है वो ऑडिटर जो दिखाता है वो एक रिकमेंडेशन है, वो जरूरी नहीं है कि आपको पेमेंट करना अनिवार्य हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप पेमेंट करना चाहते हो कि नहीं, बट आप समझो जरूर कि वो लायबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि ऑडिटर अपने मन से नहीं दिखाएगा, उसके मन में कोई ना कोई उसको लेकर धारणा जरूर होगी, वो धारणा को आपको समझना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि अगर ऑडिटर ने कोई लायबिलिटी क्रिएट की है तो वो लायबिलिटी मुझे पेमेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमारे पास कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हम जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका ऑडिटर ने कुछ समझा है, वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, मेरे हिसाब से जो जस्टिफिकेशन है उसके हिसाब से टैक्स देना जरूरी नहीं है। इस तरीका हमारे पास फाइल में पेपर होने चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अरशद कोलकाता से। हाँ अरशद, बताएं आपका क्या प्रश्न है? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार अरशद, बताएं आपका प्रश्न बताएं। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि मैं अभी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसमें ट्रिमर हो गया और LED लाइट्स हो गई और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसका सर GST में कैसे मेंटेन करूं? अंशुमा, मैं समझता हूं कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि उनको कैसे क्या GST में मेंटेन करना होगा इंपोर्ट करने के इसमें। अर्शद, मैं समझ रही हूं कि आप इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो अगर आप एक्सपोर्ट भी करेंगे तो आपको एक IEC कोड कस्टम्स में अप्लाई करना पड़ता है, वो कोड जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप 1 रुपए के भी एक्सपोर्ट करते हैं, टर्नओवर आपका भले ही 10 लाख हो, 20 लाख से नीचे भी हो, अगर आप 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी है। तो इंपोर्ट के साथ साथ अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो IEC कोड लेना कस्टम से, और दूसरा GST में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना कंपलसरी है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट 0 रेटेड सप्लाई में माना जाता है GST के अंतर्गत, और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको कस्टम्स ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ आप एक IGST का भी पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। ये कस्टम्स ड्यूटी आपका खर्चा है, पर IGST की क्रेडिट आप ले सकते हैं।
आप अपनी जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट पर टैक्स देंगे तो उसके अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या आप एक्सपोर्ट को एलयूटी में करके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जमा हो जाता है वो भी गवर्नमेंट से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स के लिए काफी सुविधाएं दी हुई है जीएसटी एक्ट में, जो आप सबकी सबको अवेल कर सकते हैं। मतलब ये हो कि जो कस्टम ड्यूटी हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट हो जा रहा है, लेकिन आईजीएसटी जो पेमेंट करेंगे वो हमको रिफंड मिल सकता है या एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट, और या मैं उसको रिफंड ले सकता हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय, उनका अपने कॉल लेते हैं। अजय, बताएं आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है कि मैं हूँ एक कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बताएं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ एक कॉस्ट अकाउंटेंट, तो क्या मैं एसएससी का अकाउंट ऑडिट करके जीएसटी की दोनों कर सकता हूँ? हाँ जी, वीरेंद्र जी बताएं। जीएसटी में ये प्रावधान है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों को ये राइट दिया गया है कि वो ऑडिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स में अभी तक तो यही था कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकते थे, लेकिन जीएसटी ने कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी एक नया मौका दिया है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट भी जीएसटी की ऑडिट कर सकता है। मेरे विचार से उनका प्रश्न था कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो कॉस्ट जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं क्या? उनका क्वेश्चन ये था कि मैं जीएसटी कॉस्ट स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? ओके, तो मुझे लगता है कि आपका प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा अजय जी। अब शुभम ने बताया कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है एसएससी के पास अगर जस्टिफिकेशन है तो वो न भी पेमेंट करे या पेमेंट करे, दोनों स्थिति है। अब इसकी उल्टी सिचुएशन अगर होती है, रिवर्स सिचुएशन होती है अंशुमा, तो बताएं कि अगर मान लीजिए कि मेरी ज़्यादा टैक्स पेमेंट की हुई निकल जाती है एज पर ऑडिटर, या आईटीसी कम क्लेम की हुई निकल जाती है, तो क्या हम वहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज ये रिकमेंडेशन ऑडिटर के द्वारा मिल गया है? देखिए, जैसे हमने जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में बात की थी कि फॉर्म 9 को हम यूज नहीं कर सकते हैं रिफंड क्लेम करने के लिए, या कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा छूट गया है क्लेम करने के लिए तो उसको। सिमिलरली 9C भी ये ऐसा फॉर्म नहीं है जिससे हम कोई रियायत या कोई रिफंड या कोई रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने टैक्स ज्यादा पेमेंट कर दिया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट कम क्लेम किया है तो ऑडिटर उसमें रिकमेंडेशन जरूर डाल सकते हैं, वो उसमें ऑब्जर्वेशन अपनी डाल सकते हैं कि इतना ज्यादा टैक्स पेमेंट किया हुआ है या इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना कम क्लेम किया हुआ है। बट 9C वो फॉर्म नहीं है जिससे हम ये बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने एनुअल रिटर्न में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, एनुअल ऑडिट जीएसटी ऑडिट में भी हमारा जवाब एक ही है कि इससे हम लोग रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ कलकत्ता से। हाँ बताएं सौरभ, आपका क्या प्रश्न है? हाँ नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं 18% ब्रास स्क्रैप जो है 18% में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चर के ब्रास यूटेंसिल 12% में करते हैं, तो अभी तक हम लोग को रिफंड नहीं मिला। 6% डिफरेंस जो है ये रिफंड नहीं आ रहा है, कैसे होगा बताइए जरा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि 18% पे इंपोर्ट कर रहे हैं, 12% पे माल बेच रहे हैं, 6% का क्या होगा, हमको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? शुभम कृपया बताएं इनको, सौरभ जी को, कि क्या कर सकते हैं ये। सर, जीएसटी में कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, जहां पे ये बोला गया है कि अगर आप इनपुट आपका हायर रेट पे है, आपका आउटपुट अगर कम रेट पर है, तब आपके पास एक प्रावधान है जिसके थ्रू आप रियायत पा सकते हो, आप रिफंड पा सकते हो। इसका फॉर्म है RFD 01A जो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेल्स देने पड़ेंगी अपने आउटपुट की, अपने इनपुट की, आपने कितने कितने खरीदे हैं माल और कितने कितने बेचे हैं। इसका रूल भी बना हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। आप इसका इनपुट का रिफंड का अमाउंट क्लेम कर सकते हो, आप उसका एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। फिर आपको गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, डिपार्टमेंट के पास, आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हो तो आपका रिफंड क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास कोई असुविधा है ही नहीं इस चीज को लेकर। बस यही आपको ध्यान रखना होगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो पेपर वर्क है काफी स्ट्रांग रहे इसको लेकर, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना रहेगा कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो आउटपुट और इनपुट के डिफरेंस की वजह से आपको अक्रू हो रहा है। तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखना है कि आप रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो, इसमें कोई असुविधा नहीं आएगी। चलिए, आज का समय समाप्त हो चला है, तो कल हम फिर जुड़ेंगे इसी चर्चा में जीएसटी के ऊपर। आज आप सभी विशेषज्ञों का आप लोगों ने इतना समय दिया और अपनी अनुभव के हिसाब से आप लोगों ने जवाब दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमा, शुभम, वीरेंद्र जी, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े
कल फिर हम इसी समय जुड़े 8:30 बजे आपके साथ आएंगे जीएसटी पर चर्चा करने के लिए। खास करके ताजा टीवी का और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया EIRC का धन्यवाद, जिन्होंने इस श्रृंखला का 5 दिन की श्रृंखला के लिए प्रयास किया और आप तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।